गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी, कैसे हो बेटा? मैम ठीक हूँ। ये कौन बोल रहा है धीरे धीरे? डोंट स्पीक बेटा, डिस्टरबेंस होती है। ओके, सो till now we have discussed about mutations, that what are mutations and what are the we'll say कि mutations क्या है and what is the molecular mechanism that works behind mutations. ठीक है, अभी तक हमने इतना डिस्कस किया है. Now we will discuss about that what are the things which actually cause mutations. ठीक है, the and those things or those substances are known as mutagens. In other words, we'll say any agent जिस भी चीज ने बेटा म्यूटेशन को इंड्यूस करवाना है, वट एवर the physical or the chemical factor which is going to cause the mutation, that is known as mutagen. Okay, or when we'll talk about the mutagens, we'll say that basically हमारे पास mutagens की we do have two categories. One is your physical and second is your chemical mutagen. जब हम physical mutagen anything which is existing physically उसको हम बोल देंगे physical mutagen. जैसे कि कोई भी radiation जो होगी, कोई भी rays हैं जो उनको हम कंसिडर करेंगे फिजिकल म्यूटेशंस में. फॉर एग्जांपल आपकी यूवी रेज हैं, बीटा रेज हैं, अल्फा रेज हैं, गामा रेज हैं. all of those rays or radiations will fall under the category of your physical mutagens. Okay, तो जब हम इन फिजिकल म्यूटेजेंस की बात करेंगे ना, तो इसके अंडर व्हाट विल डिस्कस अबाउट कि ये जो रेडिएशंस होती है ना, वी कैन डिवाइड और वी कैन कैटेगराइज दीज रेडिएशंस टू टू कैटेगरीज. वन इज योर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन एंड वन आर आयनाइजिंग रेडिएशंस. एंड साथ में हम डिस्कस करेंगे ये जो फिजिकल म्यूटेजेंस हैं, जब ये म्यूटेशंस कॉज करवाते हैं, तो इन फिजिकल म्यूटेजेंस की वजह से जो भी म्यूटेशंस हो रही हैं, तो डू दे हैव सम जेनेटिक इफेक्ट्स, मतलब उनका जीनोम पे या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी लाइफ फॉर्म के जेनेटिक मेकअप पे कोई जेनेटिक इफेक्ट है या नहीं है. दिस इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल म्यूटेजेंस. ओके, then we'll move toward the chemical mutagens. When we'll move toward the chemical mutagens, so chemical mutagens में we'll discuss about the different chemical substances which will act as mutagens. जिसमें क्या क्या आ जाएंगे, आपके base analogs आ जाएंगे, alkylating agents आ जाएंगे, आपके deamination agents आ जाएंगे और acridine आ जाएंगे. So today we'll start with our we'll start with physical mutagens. Okay, जब हम physical mutagens की बात करेंगे तो physical mutagens में basically different kind of radiations which exist in nature, and if they can cause the mutations, so they'll be considered under the category of physical mutations. Okay, so जो हमारी फिजिकल म्यूटेजेंस होते हैं, जितनी भी रेडिएशंस हैं, मोस्टली वी कंसिडर कि दैट दे डू हैव हाई एनर्जी, दे आर एक्चुअली हाई एनर्जी रेडिएशंस. और इन अदर वर्ड्स वी विल से कि ये जो रेडिएशंस होती हैं इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, और एक और इसमें आ जाता है कि जितनी भी रेडिएशंस हैं वी कैन डिवाइड इनटू दैम इनटू टू कैटेगरीज. वन इज द पार्टिकुलेट वन एंड सेकंड इज द नॉन पार्टिकुलेट. इसका मतलब क्या हुआ, दैट योर फिजिकल म्यूटेजेंस कैन बी पार्टिकुलेट और दे कैन बी नॉन पार्टिकुलेट. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये पार्टिकुलेट और नॉन पार्टिकुलेट जो टर्म्स यूज कर रहे हैं, व्हाट आर दीज टर्म्स. ठीक है, पार्टिकुलेट मीन्स एनीथिंग व्हिच इज कंसिस्टिंग ऑफ, जिनकी कॉम्पोजिशन में कुछ पर्टिकुलर पार्टिकल्स हैं. ठीक है, कुछ पर्टिकुलर पार्टिकल्स हैं उनको हम पार्टिकुलेट बोलेंगे, जिनकी कोई पर्टिकुलर देयर कॉम्पोजिशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी पार्टिकल्स, those things are known as non-particulate. So our radiations may be particulate or they may be non-particulate. If we'll talk about the non-particulate radiations, तो उनमें कौन कौन सी आ जाती हैं? You'll have to keep it in your mind. UV rays हैं, X rays हैं, gamma rays हैं, cosmic rays हैं. ठीक है, ऐसे ही जब हम particulate की बात करते हैं तो उनमें अल्फा और बीटा रेज आ जाती हैं. अब जैसे ही बेटा हम नॉन पार्टिकुलेट की बात करेंगे तो सबसे कॉमनली जिनके बारे में हम सुनते हैं साइंसेस में, दैट इज अबाउट द यूवी रेज, बिकॉज इनका एक्सपोजर वी डोंट गेट देयर एक्सपोजर फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ओनली. कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ही नहीं, लैब्स में ही नहीं, हमें इनको नेचर में भी यूवी रेज का एक्सपोजर मिलता है. ठीक है, तो नेचर में यूवी रेज का एक्सपोजर कहाँ मिलता है हमें, पूर्णिमा?
पूर्णिमा अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। नेचर में यूवी रेस का एक्सपोजर कहाँ से मिलता है हमें? यू नो यूवी रेस कहाँ होती है नेचर में? अनम्यूट योरसेल्फ तरन दयाल। मैम सन रेज। यस, दे डू एग्जिस्ट इन सन रेज। तो जो हम बेटा यूज करते हैं ना नॉर्मली, थोड़ा सा आई डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक, हमें बोला जाता है कि जो यूवी रेज होती हैं क्या बोलते हैं कि दे कॉज स्किन कैंसर, राइट? सबको पता होगा यूवी रेज क्या करती हैं, स्किन कैंसर कॉज करती हैं। तो इट मीन स्किन कैंसर होने के लिए भी क्या होता होगा, कुछ ना कुछ हमारा जो सेल्स हैं, सेल्स के जीनोम में कुछ ना कुछ मैनिपुलेशंस होती होंगी, उसी की वजह से कैंसर होता है। बिकॉज कैंसर भी क्या है, उसमें एक एबनॉर्मल इफेक्ट्स आ जाते हैं, राइट? कुछ ऐसा ही होता है ना, उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। एबनॉर्मल ग्रोथ की होती है, अपने आप तो होती नहीं है, उसके सेल डिवीजन में उसका जो सेल साइकिल का जो पाथवे चल रहा होता है, उस पाथवे में जाके वो इम्पैक्ट डालती हैं यूवी रेज, ठीक है? सो बेसिकली क्या है, सबसे कॉमन कौन सी है हमारे जो नॉर्मली हमें एक्सपोजर मिलता है, वो यूवी रेज होती हैं, ठीक है? सो बेसिकली मैंने यहाँ पे यूवी रेज की बात क्यों करी है, बिकॉज और एक तो हमें सनरेज में भी ये नॉर्मली मिलती है। सेकेंड थिंग इज कि जो यूवी रेज है, जो हम साइंसेस पीपल फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, दे नॉर्मली वर्क इन द लैमिनार एयर फ्लो, राइट? जब लैमिनार एयर फ्लो में आप काम करते हो, वी नॉर्मली से कि बेटा आपने बहुत केयरफुली काम करना है। नाउ आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड्स कि हमें यूवी रेज से केयरफुली क्यों काम करना होता है, ठीक है? Why we are supposed to work very carefully, or in other words I'll say why we are supposed to कि we should avoid the exposure of the UV rays to our body, right? सो जब हम रेडिएशंस की बात करेंगे ना, तो आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड कि एक्चुअल में जो रेडिएशंस हैं उनका हमारी बॉडी पे इधर इट इज आवर बॉडी और माइक्रोब्स, ठीक है? तो उनके केस में सेल्स पे एक्चुअल में लाइफ फॉर्म्स पे क्या इम्पैक्ट आता है, उन पे क्या इफेक्ट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि जो सेल्स हैं हमारी बॉडी में भी कहीं ना कहीं एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो उन पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उसी के बेसिस पे दे विल बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। वन आर आयनाइजिंग रेडिएशंस एंड द सेकंड वन आर द नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, ठीक है? जब हम बात करेंगे इन कैटेगरीज की, तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, ठीक है? तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस पे हमने सबसे पहले बोला है कौन सी कॉमन है, यूवी रेज कॉमन है। पहले बोला है ना, अभी डिस्कस किया है हमने, यूवी रेज कॉमन है। तो यूवी रेज की जब हम बात करते हैं ना बेटा, ये जो यूवी रेज होती है ना, ये ऐसी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं जिनका म्यूटेजेनिक, जिनमें प्रॉपर्टीज होती हैं विच डू हैव द कैपेबिलिटी टू कॉज द म्यूटेशंस, जो म्यूटेशंस कॉज कर सकती हैं, ठीक है? तो इनकी ये प्रॉपर्टी है म्यूटेशंस कॉज करने की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि एक्चुअल में ये कैसे कॉज करती होंगी। ये जो यूवी रेज है ना बेटा, इनकी वेवलेंथ का रेंज पता होना चाहिए, दैट इज अराउंड 10 टू सॉरी मैंने यहाँ 100 मार्क कर दिया, दैट इज अराउंड 10 टू 390 नैनोमीटर्स, राइट? तो ये जो यूवी रेज है इनको नॉर्मली एब्जॉर्ब कौन करते हैं, कहाँ पे जाके इम्पैक्ट डालती है? हमारा सेल है बेटा, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, सबको पता है ना बेटा, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर सबके पास जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज मोस्टली इन आवर केस दैट इज डीएनए, ठीक है? डीएनए के कंपोनेंट्स क्या है, एक वन कंपोनेंट इज देयर नाइट्रोजनस बेसिस, और उन नाइट्रोजनस बेसिस में क्या होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं और पिरिमिडिन्स होते हैं। ये जो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स बेटा जो हमारे न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे जीनोम में, ये क्या कर लेते हैं, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है? अब जब ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब करते हैं, नो डाउट ये जो यूवी रेज हैं बहुत ज्यादा हाईली पेनिट्रेट नहीं करती हैं, ठीक है? इनका क्या है, इन्होंने बोला यूवी रेज दे डू हैव वेरी लो, दे आर एक्चुअली लो एनर्जी रेडिएशंस, तो इनका जो पेनिट्रेशन पावर भी है ना बेटा, दैट इज वेरी पुअर। तो ये बहुत ज्यादा अंदर तक डीपली पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं। तो लेकिन दे आर हाईली म्यूटेजेनिक इन केस ऑफ माइक्रोब्स, बिकॉज माइक्रोब्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, दे आर वेरी माइन्यूट। सो उनके वो बॉडी के अंदर तक माइक्रोब्स के अंदर दे कैन इजीली पेनिट्रेट, बट इन केस ऑफ ह्यूमंस एज इफ आवर बॉडी साइज इज क्वाइट बिगर, राइट? तो हमारे केस में दे कैनॉट पेनिट्रेट
टोटली इनसाइड अ बॉडी, ठीक है, ज्यादा अंदर तक नहीं पेनिट्रेट कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा कर सकती हैं। ये सुपरफिशियली दे कैन गिव इट्स इम्पैक्ट। तो मोस्टली क्या होता है यूवी रेज के साथ, आपको पता है कौन सा कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है, राइट। स्किन कैंसर की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती हैं, बिकॉज ये क्यों स्किन कैंसर की पॉसिबिलिटी है, इंटरनल ऑर्गन्स में कैंसर की पॉसिबिलिटी क्यों नहीं होती है, बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर ऑफ द यूवी रेज, बिकॉज दे कैन नॉट पेनिट्रेट डीप इनटू द बॉडी, ठीक है। इनकी penetration power is very poor, that is why their impact is found superficially only, ठीक है। तो जब हम इनकी इस इम्पैक्ट की बात करते हैं तो क्या होता है, ये जो यूवी रेज है ना बेटा, यूवी रेज क्या करती हैं एक्चुअल में, हमारे जो पिरामिडिन्स और प्यूरिन्स एग्जिस्ट करते हैं ना, हमारे पिरामिडिन्स और प्यूरिन्स वो क्या करते हैं, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। जब ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो हमें दो तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक हमें देखने को मिलता है कि हमारे जीनोम में पिरामिडिन डाइमर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा, पिरामिडिन डाइमर्स। मैंने सबको बोला था आपने प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स के बारे में ध्यान से पढ़ लेना है, तो प्लीज बी केयरफुल। क्या बन जाते हैं, पिरामिडिन डाइमर्स बन जाते हैं। तो पिरामिडिन्स में कौन फॉल करते हैं, थायमिन्स आर वन ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस व्हिच फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पिरामिडिन्स, ठीक है ना बेटा, ऐसे ही होता है ना, थायमिन्स आते हैं ना पिरामिडिन्स में, तो थायमिन डाइमर्स एक्चुअल में बनते हैं, ठीक है। और क्या हो जाता है यहाँ पे, पिरामिडिन हाइड्रेट्स बनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट कि ये जो पिरामिडिन डाइमर्स हैं वो कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। जब यूवी रेस का एक्सपोजर मिलता है किसी भी सेल को या जीनोम को, तो क्या होगा, हमारे जो प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स होंगे वो क्या करेंगे, यूवी रेस को एब्जॉर्ब करेंगे, इतना तो क्लियर है सब, ठीक है। अब हमने क्या बोला, ये जो यूवी रेज है दे आर नॉन आयनाइजिंग, ये आयनाइजेशन नहीं करती हैं। अगर ये आयनाइजेशन नहीं करती हैं तो क्यों नहीं करती हैं, बिकॉज दे हैव वेरी लो एनर्जी। आयनाइजेशन के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ओके। तो ये क्या करते हैं, ये आयनाइजेशन तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये क्या कर देते हैं, ये क्या करेंगे, ये जो दे हैव दिस मच एनर्जी that they can raise the level of energy in the electrons. Electrons को एनर्जी थोड़ी बहुत तो देंगे ना, even they have low energy, तो जितना भी एनर्जी का अमाउंट ये इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करेंगे ना सेल्स में, तो वो क्या होंगे, सेल्स विल बी एक्साइटेड, ठीक है। तो इस स्टेप को क्या बोल देते हैं, जब वो लाइट को यूवी रेज को एब्जॉर्ब करते हैं सेल्स, तो वहां पे क्या हो जाती है, एक्साइटेशन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो एक्साइट हो जाते हैं, तो वो अपने लोअर शेल से अपर शेल में मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, मोस्टली जो भी चेंजेस आते हैं दे अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द थायमिन डाइमर्स। अब जैसे आप यहाँ पे बेटा मैंने दो पिक्चर्स पेस्ट करी हैं। जो फर्स्ट पिक्चर जहाँ पे देखो यूवी रेज फॉल कर रही है ना बेटा, इफ यू कैन सी, ये देखो कर्सर जहाँ पे जा रहा है, ये यूवी रेज फॉल कर रही है, जिनोम पे फॉल करी, थायमिन्स ने इसको एब्जॉर्ब किया, इन्होंने आपस में डाइमर बना लिया थायमिन्स ने। लेकिन होता क्या एक्चुअल में, ये जो डबल स्ट्रैंडेड आपका डीएनए है, जी विल फॉर्म बॉन्ड विद द सी ट्रिपल बॉन्ड, एंड सी विल फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड विद जी, एंड टी विल फॉर्म ट्रिपल डबल बॉन्ड विद ए। ऐसे होता है ना, जी सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू होता है, ए टी के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, जो एक ही स्ट्रैंड में हमारे पास दो थायमिन्स हैं, उन थायमिन्स के बीच में क्या बन गया, डाइमर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो डाइमर बन गया है, तो ये इधर जो दूसरे स्टैंड पे एडेनिन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके साथ तो पेयरिंग नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक लेजन फॉर्म हो जाएगा। लेजन पता है बेटा सबको क्या होता है, देसी भाषा में इन लेमन फॉर्म वी कॉल इट के प्रोट्रूजन सी बन जाता है, छाला सा बन जाता है, ठीक है। वैसे क्या होगा, हमें अगर हम इसको देखेंगे ना ध्यान से, तो इट विल अपेयर लाइक अ लेजन। यहाँ पे क्या हो गया, लेजन क्रिएट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द थायमिन डाइमर्स। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो आपका डीएनए है, जो जीनोम है, अब बेटा ये थायमिन डाइमर्स एक जगह तो होंगे नहीं, बहुत जगह होंगे हमारे जीनोम में, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो डीएनए था उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो चेंज होगी। जब आप बेटा डीएनए के बारे में पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो ना कि डीएनए की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, फिर आप ये भी देखते हो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, फिर आप देखते हो कि डीएनए की मेजर ग्रुप का विड्थ कितना है, माइनर ग्रुप की विड्थ कितनी है। जब आप स्टार्टिंग में बायोकेमिस्ट्री में ये चीजें पढ़ते हो, तो अगर कहीं लेजन अपेयर हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द थायमिन डाइमर्स, तो क्या होगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी चेंज होगी बेटा, डीएनए की हो रही है ना कॉन्फ़िगरेशन चेंज।
अब अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है तो इट मींस आपकी जो भी एक्टिविटी वहां पर जीनोम की होनी चाहिए वो सारी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। जो भी मॉलिक्यूलर डॉग्मा के प्रोसेसेस चल रहे हैं, मॉलिक्यूलर डॉग्मा में क्या क्या आता है आपके पास, सेंट्रल डॉग्मा में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो ऑब्वियसली बेटा ये सब भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। ऑल द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स इन द जीनोम विल बी डिस्टर्ब, ठीक है, सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अल्टीमेटली दिस विल लीड टू म्यूटेशंस, ठीक है, चेंजेस आएंगे, म्यूटेशंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास और क्या है कि आप देखो, अगर यहाँ पे आपको अगर इस फर्स्ट पिक्चर में इतना क्लियर नहीं हो रहा है तो सेकंड पिक्चर में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, इन्होंने सिंगल सिंगल स्ट्रैंड के बीच में दिखा दिया होगा कैसे थायमिन डायमर बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वी कैन कॉल इट किंक ऑल्सो एंड वी कैन कॉल इट लेजन ऑल्सो, ठीक है, लेजन एंड किंक वी कैन कॉल इट बोथ वेज, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज देखो कैसे हो रही है। यहाँ पे जो डाया था दैट हैज डायमीटर और thickness of your double stranded DNA has increased from the normal one, ठीक है। तो obviously पैकेजिंग में भी दिक्कत आएगी, आपकी सुपर कॉइलिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, all the processes related to the molecular mechanism will be disturbed, ठीक है। अब एक तो आपके पास क्या हो गया बेटा, बन के थायमिन डायमर, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पे बन जाते हैं पिरिमिडिन हाइड्रेट्स, ठीक है। जो पिरिमिडिन हाइड्रेट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास जब भी बेटा थायमिन डाइमर्स बनते हैं ना, चलो वील टॉक अबाउट पिरिमिडिन हाइड्रेट्स लेटर ऑन। जो आपके पास ये थायमिन डाइमर्स बन रहे हैं ना बेटा, अब ये जो थायमिन डाइमर्स बन रहे हैं, इज आवर बॉडी able to repair these mutations, or we can say these changes caused by these UV radiations? Yes, our body is able to repair these changes or to come upon these changes. तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी में बेटा अगर एरर्स आते हैं तो उन एरर्स को ओवरकम करने के लिए रिपेयर मैकेनिज्म्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, दिस इज नॉट अबाउट आवर बॉडी ऑल्सो। अगर हम बोलने के रिपेयर मैकेनिज्म्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे ना बेटा हमारी बॉडी में, तो क्या होगा, ऐसे तो बहुत ज्यादा म्यूटेशंस होती रहेंगी, ठीक है, हमारा वी वोंट बी एबल टू सर्वाइव, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्सपोजर तो वी ऑलवेज गेट फ्रॉम द सन ऑफ यूवी रेज, ठीक है। तो इस चीज को ओवरकम कैसे करती होगी बॉडी, द आंसर फॉर दिस थिंग इज रिपेयर मैकेनिज्म्स डू एग्जिस्ट इन आवर बॉडी, ठीक है। जैसे अगर हम माइक्रोब्स के केस में बात करें, जब आप बेटा लेमिनर एयर फ्लो में काम करते हो ना, तो लेमिनर एयर फ्लो में आपको बोलते हैं कि यू आर सपोज टू स्विच ऑन द यूवी लाइट। आप यूवी लाइट ऑन करते हो स्टार्टिंग में फॉर 10-15 मिनट्स आफ्टर स्टेरिलाइजिंग द होल सरफेस। जब आप अपने वर्किंग सरफेस को पूरा क्लीन करते हो उसके बाद यूवी लाइट ऑन करते हो फॉर 10-15 मिनट्स, राइट। यूवी लाइट जब आप ऑन करते हो ना बेटा, यूवी लाइट को ऑन करने के बाद क्या होता है, आपके जो माइक्रोब्स है ना, उन माइक्रोब्स में भी एक्चुअल में क्या होता है, थायमिन हाइड्रेट्स बनते हैं और क्या बनते हैं, पिरिमिडिन डाइमर्स बन जाते हैं, ये जो थायमिन डाइमर्स बनते हैं, ठीक है। इन्हीं डाइमर्स की वजह से, पिरिमिडिन डाइमर्स की वजह से क्या हो जाती है, माइक्रोब्स आर किल्ड, ठीक है। फिर आपको बेटा बोला जाता है कि जब भी बेटा आप यूवी लाइट ऑफ करते हो लेमिनर एयर फ्लो, व्हेन एवर यू आर गोइंग टू स्विच ऑफ द यूवी लाइट, you are supposed to take care of one thing. What is that thing? That you should not switch on the normal light, ठीक है। आपने नॉर्मल लाइट ऑन नहीं करनी है यूवी लाइट ऑफ करते ही। क्यों नहीं करनी है, बिकॉज उस टाइम पे क्या होता है, अगर नॉर्मल लाइट ऑन कर दोगे तो क्या होता है, माइक्रोब्स के केस में भी यही मैकेनिज्म चलता है और हमारी बॉडी में भी, अगर नॉर्मल लाइट साथ की साथ मिल जाती है तो क्या होता है, एक रिपेयर मैकेनिज्म चलता है दैट इज नोन एज फोटो रीएक्टिवेशन रिपेयर, ठीक है। तो फोटो रीएक्टिवेशन रिपेयर में क्या है, अब देखो, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपने यूवी लाइट का एक्सपोजर दिया बेटा, थायमिन डाइमर्स बन गए फर्स्ट स्टेप में, क्लियरली दिख रहा है ना, पिरिमिडिन डाइमर बन गया। फिर जैसे ही आपको नॉर्मल लाइट मिली ना, जिसको विजिबल लाइट मार्क किया हुआ है, तो एक बॉडी में एंजाइम एग्जिस्ट करता है, उसको बोल देते हैं फोटोलाइएज, ठीक है। फोटोलाइएज क्या है, ये एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही फोटोलाइएज एक्टिवेट होता है, ये क्या कर देता है, इन थायमिन डाइमर्स को ब्रेक कर देता है, ठीक है। इट विल कॉज अ क्लीवेज ऑफ दीज डाइमर्स, ठीक है। यहाँ पे जो डाइमर बन रहे हैं इनको ये ब्रेक करके इस पूरे उसको रिपेयर कर देता है, ठीक है जी, क्लियर है।
सेम मैकेनिज्म हमारी बॉडी में चलता है। जैसे ही बेटा हमें नॉर्मल लाइट का एक्सपोजर मिल जाता है, जस्ट आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ द यूवी लाइट, व्हाट विल हैपन, आपकी साथ के साथ बॉडी में फोटोलाइज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। वो फोटोलाइज एंजाइम क्या करता है, थायमिन डाइमर्स को रिमूव कर देता है। यहाँ पे नॉर्मल जो है आपका फिर से वैसे ही स्ट्रैंड आ जाता है। द डैमेज विच हैज बीन कॉज्ड बाय द यूवी रेज, दैट इज रिपेयर्ड बाय दिस फोटोलाइज एंजाइम। ये फोटोलाइज एंजाइम प्रेजेंट तो हमेशा है बॉडी में, ठीक है, बट इट बिकम्स एक्टिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल लाइट। जो नॉर्मल सनलाइट है ना बेटा, जो नॉर्मल लाइट होती है, विजिबल लाइट होती है, वो क्या करती है, फोटोलाइज को एक्टिवेट करती है, इसीलिए वो थायमिन डाइमर्स को फिर ब्रेक कर पाता है। फाइन बेटा, यहां तक क्लियर है सबको? फोटो रिएक्टिवेशन रिपेयर कैसे चल रहा है? Yes, ma'am. ओके, ma'am. तो शेल वी मूव अहेड? Okay, ma'am. फोटो रिएक्टिवेशन Yes. रिपेयर के अलावा बेटा हमारी बॉडी में एक और मैकेनिज्म चलता है जिसको बोल देते हैं एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म, ठीक है। जब हम इसकी बात करते हैं, आप ध्यान से देखो, इसमें फर्स्ट क्या हुआ, यूवी लाइट का एक्सपोजर मिला, यहाँ पे क्या हो गए, थायमिन डाइमर फॉर्मेशन की वजह से किंक हो गई, किंक क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये जो किंक क्रिएट हुआ, अगर क्या हुआ, हमें ब्लू लाइट का, नॉर्मल लाइट का एक्सपोजर मिला, तो नॉर्मल लाइट में से जो ब्लू लाइट होगी वो क्या करेगी, आपके एंजाइम को एक्टिवेट कर देगी, ठीक है। जो वो उसको एक्टिवेट करेगी तो वो क्या कर देगा, इस किंक को रिपेयर करके उसको नॉर्मल डीएनए में कन्वर्ट कर देगा, राइट, थायमिन डाइमर को रिमूव करके। दूसरी तरफ कौन सा मैकेनिज्म चल सकता है, एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म। जब हम एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म में क्या होता है, यहाँ पे पहले क्या होंगे, थायमिन डाइमर पूरा का पूरा रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थायमिन डाइमर रिमूव नहीं हो रहा था, जो उनमें यहाँ पे जो आपस में बॉन्डिंग क्रिएट हो रही थी और किंक क्रिएट हो रहा था, बस उसको रिपेयर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कुछ पार्ट which includes the thiamine dimer that is removed from that particular part of the DNA, ठीक है। A few of the strand of the DNA is removed, और इसको रिमूव करने कौन से आएंगे, यहाँ पे यूवीआर जीन्स जो होते हैं ना, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्सीजन रिपेयर में एक्चुअली डिफरेंट दिस इज नॉट टू बी कंसिडर्ड ओवर हियर, बट इवन देन आई विल टेल यू कि एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म में बहुत सारे जीन्स और बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि यूवीआर जीन प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना बेटा, वो क्या करते हैं, वो एक्टिवेट होके यहाँ पे कुछ एक्सीजन एंजाइम्स को एक्टिवेट करेंगे, और वो एक्सीजन एंजाइम्स क्या करेंगे, ऐसे एक्साइज करके उसको रिमूव कर देंगे उतने डीएनए को, ठीक है। डीएनए फ्रेगमेंट उतना रिमूव कर दिया, सो व्हाट विल इट लीड टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एक निक क्रिएट हो जाएगी, निक क्रिएट होगी ना। अब इस निक को दोबारा से फिल कैसे करेंगे, जब बेटा आप लोगों ने कभी रेप्लिकेशन पढ़ी होगी ना, तो आपने पढ़ा होगा कि रेप्लिकेशन करने में हेल्प कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। जब आप Yes. में पूरा Yes. पढ़ोगे ना, वहां पर हम आपको रिपेयर भी थोड़ा बताएंगे, ठीक है। तो वहां पे आपको डिटेल में पता चलेगा Yes, ma'am. डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हैं, नो डाउट, ठीक है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज की हमारे पास वी डू हैव 5 कैटेगरीज, डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 4 एंड 5 क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं। जो फर्स्ट क्लास होती है ना, फर्स्ट क्लास ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेस, वो सिर्फ और सिर्फ रिपेयर में हेल्प करती है, ठीक है। जब कहीं पर कोई एरर आ जाता है ना, उस एरर को ठीक करने में डीएनए पॉलीमरेज 1 हेल्प करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 यहाँ पे क्या करेगा, इस निक में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स जो है, नॉर्मल न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देगा। फिर लास्ट में जो एक बॉन्ड क्रिएटेड रह जाएगी, पहले तो पूरा गैप आ गया था, गैप को फिल कर दिया, वो जो निक रहेगी उस निक को कौन कंप्लीट करेगा, वहां पे बॉन्ड कौन क्रिएट करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, उसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आएगा डीएनए लाइगेज, ठीक है। डीएनए लाइगेज इस गैप को क्या कर देगा बेटा, सील कर देगा, ठीक है। तो आपका पूरा का पूरा जो है रिपेयर हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है बेटा। एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून, हाँ जी, स्पेक्ट्रोस्कोपी का, हाँ जी मैम। मैम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है, नहीं 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 मैम, केमिस्ट्री में। मैम इसके लिए ना नरेंद्र मैम का नाम दिया हुआ है, नरेंद्रजीत मैम का नाम, हाँ जी, नरेंद्रजीत मैम को।
ओके ओके, नहीं 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 मैम, नरिंदरजीत मैम का नाम है, फिर वो मैम कह रहे थे देख लेंगे कि रणबीर से करवाना, जब मैम खुद करेंगे वो पता नहीं है वो कर। हाँ जी करनी नरिंदर, हाँ जी नरिंदरजीत मैम को कॉल करनी है, हाँ जी हाँ जी, ओके मैम ओके ओके। सॉरी बेटा डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। ओके, कहाँ पर थे हम? बिफोर एट के पहले क्या होगा, यहाँ पर कुछ क्या आएंगे, एंडोन्यूक्लियसेस आएंगे। एंडोन्यूक्लियसेस क्या करेंगे, यहाँ से न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव कर देंगे जितने में क्या है, एरर है, ठीक है, जहां पर आपका थायमिन डाइमर क्रिएट हुआ है। फिर उसके बाद क्या होगा, हमेशा रिपेयर में कौन सा डीएनए पॉलीमरेज हेल्प करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1। बेटा ये याद रखना, प्लीज डोंट फॉरगेट, कौन सा हेल्प करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 हेल्प करेगा, किसमें, रिपेयर में, ठीक है। अगर नॉर्मल एप्लीकेशन चल रही हो तो डीएनए पॉलीमरेज 3 आता है, ओके। डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, इट विल ऐड ऑन न्यू नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स ओवर है, ठीक है। आफ्टर द एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स लास्ट में एक निक रह जाएगी, मतलब कि जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड है, उन दोनों के बीच में क्या करना है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट करना बाकी रह गया है, ठीक है। तो उस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्रिएट कौन करेगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम आएगा। लाइगेज का काम क्या होता है, जो भी 2 डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको आपस में लाइगेट करना या फिर ज्वाइन करना, ठीक है बेटा। तो ये पूरा मैकेनिज्म चलता है किसके लिए, जब भी कोई म्यूटेशंस हो जाती हैं उनको रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अभी वैसे आपके पास पेंडिंग तो और भी बहुत कुछ है, बट अब लेक्चर का टाइम रह गया है थोड़ा सा, तो बेटा कवर अप नहीं होगा, ठीक है। तो हम बाकी करेंगे कल, ठीक है, जिसमें आगे हम देखेंगे कि और कौन कौन सी इसमें आपके पास से लाइगेशन के टाइम पे, म्यूटेशंस के टाइम पे और क्या क्या प्रोसेसेस चलते हैं, क्या क्या म्यूटेशंस होती हैं, और इन म्यूटेशंस को हम